नमस्कार, ये है आवाज एट 9। बस 2 कदम दूर या फिर कहे 2 पॉइंट दूर। सेंसेक्स आज अपने लाइफ हाई से बस 2 पॉइंट पीछे रह गया। वैसे इसकी क्लोजिंग 5 महीने 10 साल के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर हुई है, लेकिन ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। आज 5.25 लाख करोड़ का कारोबार भी हुआ है। अगर आप स्टॉक्स में दिलचस्पी रखते हैं तो आज हमारा खास कवरेज बिल्कुल मिस मत कीजिए। दूसरी बड़ी खबर, आरोप लगने पर नेता या मंत्री अक्सर पद छोड़ देते हैं। आज जिग्नेश शाह ने एमसीएक्स का बोर्ड छोड़ दिया है, लेकिन क्या कहानी यही खत्म होती है? कानूनी कार्रवाई का क्या होगा, इस पर भी पड़ताल करेंगे कार्यक्रम में आगे। और आईएएस अफसरों पर नेताओं का रोब जमाने से रहा है, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। अफसर का कार्यकाल तय करना होगा, तबादला करना है तो लिखित में कारण बताना होगा। तो ये सब है आज हमारे शो में। मैं हूं तमन्ना, मेरे साथ है कविता। नमस्कार। ये तो थी आज की बिग स्टोरीज, लेकिन कुछ और भी खबरें हैं जो बना रही हैं सुर्खियां। 11 महीने की ऊंचाई पर कोल सेक्टर ग्रोथ, सितंबर में 8% की तेजी देखी। पावर, सीमेंट और कोल सेक्टर ने दिखाई रफ्तार। दिवाली से पहले ट्रिपल बोनांजा, पेट्रोल करीब ₹1.5 सस्ता हुआ। स्टेट बैंक ने एफडी पर ब्याज दर बढ़ाई। हवाई किराए भी पिछले दिवाली से 50% तक सस्ते। नए बैंक लाइसेंस देने की प्रक्रिया कल से होगी शुरू। ज्यादा कंपनियों वाले ग्रुप की होगी गहरी पड़ताल। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। वॉलमार्ट के रवैये से सरकार नाखुश। आनंद शर्मा ने वॉलमार्ट के एशिया हेड स्कॉट प्राइस से बैठक रद्द की, नहीं देना चाहती और सफाई। सरदार साहब के सेक्युलरिज्म का इस देश को समय की आवश्यकता है। हमें देश को सरदार साहब का सेक्युलरिज्म चाहिए, तो ये देश कभी बटेगा नहीं। सरदार पटेल की विरासत पर नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री को जवाब। देश को धर्मनिरपेक्षता चाहिए, वोटों की राजनीति नहीं। वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव रखी। और धनतेरस से पहले सोना चांदी हुए सस्ते। एमसीएक्स पर सोने का भाव 30,000 रुपए के नीचे। इसके बाद भी ज्वेलरी बाजार में रौनक कम। निवेशकों के लिए इस साल की दिवाली काफी शुभ साबित हो रही है। मुहूर्त ट्रेडिंग से पहले ही बाजार पूरी तरह से दिवाली के मूड में आ गया है। आज लगातार दूसरे दिन बाजार में रौनक छाई रही। आज भी बाजार नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। कारोबार के आखिरी घंटे में बाजार ने जोरदार छलांग लगाई। एक वक्त तो ये रिकॉर्ड ऊंचाई से सिर्फ 2 पॉइंट दूर था, लेकिन सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ है। यही नहीं, बाजार में आज रिकॉर्ड कारोबार भी हुआ। टर्नओवर 5 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया। बाजार में कहां से आई है ये तेजी और निवेशकों को आगे क्या करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल है हमारे साथ है हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी, AQF एडवाइजर्स के नितिन रहेजा, प्रभुदास लीलाधर के दिलीप भट्ट और हमारे सहयोगी हेमंत खाई। लेकिन सबसे पहले बाजार का जायजा लेते हैं अनिल के साथ। अनिल, किस तरह का एक ट्रेड रहा और क्या सबसे बड़े ट्रिगर्स रहे आज? शानदार ट्रेड रहा बाजार में। आज लगातार तीसरे दिन बाजार में जमकर तेजी होती हुई दिखी और सिर्फ नाम के लिए सेंसेक्स नए हाई से सिर्फ 2 पॉइंट दूर रह गया, लेकिन रिकॉर्ड टर्नओवर हुआ और आज तक का सबसे ज़्यादा कारोबार बाजार में देखने को मिला और 5,33,000 करोड़ का भारी भरकम वॉल्यूम। तो एक लिहाज से एक बड़ा रिकॉर्ड डेफिनेटली आज बना है। उम्मीद करें कि कल या फिर दिवाली के सेशन में नए हाइज बनते हुए दिखे, लेकिन जो तेजी हुई आखिरी 1-1.5 घंटे में शानदार होती हुई दिखी। इसका मतलब साफ था कि एक्सपायरी के दिन आखिरी 1 घंटे में काफ़ी शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखी सेंसेक्स और निफ्टी पर। खासतौर से दिग्गजों में निफ्टी ने 6300 का आंकड़ा भी पार किया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर खासतौर से मजबूत है। मिड कैप शेयर कल शांत थे, लेकिन आज 1.5% की जमकर तेजी हुई। यहाँ पर भी एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, लेकिन पूरी की पूरी क्रेडिट आज की तेजी की जाती है सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग शेयरों पर। पीएसयू बैंक्स जमकर उछले और दमदार नतीजों के दम पर। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने शानदार नतीजे पेश किए। बैंक ऑफ इंडिया को देखिए 22% का बड़ा उछाल आया। इलाहाबाद बैंक और यूनियन बैंक ने भी आज नतीजे पेश किए और नतीजों के दम पर यहां पर जमकर खरीदारी होती हुई दिखी। लेकिन इनके अलावा दिग्गज पीएसयू बैंक्स काफी तेजी में थे। पीएनबी और एसबीआई जैसे दिग्गज से निफ्टी पर काफी सहारा आता हुआ दिखा। और मिड कैप बैंक्स में अगर आप देखें तो इंडियन बैंक, कैनरा, यूको, लंबी लिस्ट है। ये सारे के सारे स्टॉक, सिंडिकेट, आंध्रा, सब के सब जमकर तेजी दिखाते हुए नजर आए। अगर कहीं कोई कमजोरी वाली स्पेस थी तो वो फार्मा की, जो कल के स्टार परफॉर्मर थे, आज यहीं पर प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई। लेकिन इनके अलावा निफ्टी पर जिन शेयरों से दम आता हुआ दिखा, खासतौर से हाई बीटा स्टॉक्स, जेपी एसोसिएट, आईडीएफसी जैसे शेयरों में खरीदारी दिखी। और सेसा गांव में भी आज नतीजों के पहले
तेजी आती हुई दिखी। 6 स्टॉक एफएनओ स्पेस से आज बाहर हो रहे हैं। आज आखिरी दिन था, इन शेयरों में मिला जुला कारोबार देखने को मिला। और इनके अलावा अगर आप देखें तो ऑप्टो सर्किट, पुंज लॉयड जैसे शेयर, ये 6 शेयर ऐसे हैं जो आज आखिरी दिन था वायदा कारोबार में। रिजल्ट्स के दम पर जो बड़ा एक्शन आज दिखा, एसआर पोर्ट्स, डिशमैन, मुथूट जैसी कंपनियों के नतीजे बाजार को पसंद आते हुए दिखे। जुबिलेंट फूड, सेंचुरियर, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन जैसे शेयरों में भी एक्शन काफ़ी देखने को मिला। और टाइटन में भी आज नतीजों का असर साफ दिखा। कमज़ोर नतीजे जहां पर दिखे, डॉक्टर रेड्डीज यहां पर कल की तेजी को गंवाता और इस स्टॉक में आज जबरदस्त मार पड़ती हुई दिखी। बलरामपुर चीनी और तिलक नगर में भी कमज़ोर नतीजों के बाद थोड़ी मार पड़ती हुई आज नजर आई। बिल्कुल अनिल जी, शानदार तेजी दिखाई दी आज बाजार में। लेकिन रहेजा साहब, समझना चाहेंगे आपको यहाँ बाजार की चाल जो अभी फिलहाल दिखाई दे रही है, ये तेजी कितनी टिकाऊ है और ऐसे बाजार में निवेशक को क्या करना चाहिए? देखिए, ये बाजार की जो तेजी है ये पूरा एक ग्लोबल लिक्विडिटी फ्लोस पे के बलबूते पे आई हुई है। जिस हिसाब के फ्लो हमने लास्ट 1-1.5 महीने में देखे हैं, उसके हिसाब से तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। जब तक ये लिक्विडिटी फ्लोज बेनाइन रहेंगे और ग्लोबली जो रिस्क ऑन ट्रेड जो चल रहा है उसके चलते हुए लोगों को लग रहा है कि जैसे कि इंडिया एज ए इमर्जिंग मार्केट जो है वर्स्ट शायद उसके पीछे हो चुका है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आगे जाके उसके फ़ायदे हमें दिखाई पड़ेंगे। तो इसके चलते हुए बाज़ार में ओवरऑल ये अप ट्रेंड महसूस बरकरार रखे नज़र आता है। पर एक इसमें मैं आपको एक कॉशन डाल दूं, अगर आप बाय एंड लार्ज कैपिटल मार्केट के क्षेत्र को देखें और आप काफ़ी सारे ब्रोकरिंग हाउसेस को देखें तो वहाँ पे आपको अभी भी काफ़ी ग्लूम नज़र आएगा। अगर आप ब्रोकरों से बात करें, काफ़ी छोटे ब्रोकर्स और मीडियम ब्रोकर्स के पास, क्योंकि जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो अभी तक बाज़ार में जो दिखाई नहीं पड़ रही। तो ये प्राइमरीली एक ग्लोबल लिक्विडिटी ड्रिवन फ्लो ड्रिवन रैली है अब जी। तो एक नोट ऑफ कॉशन वहां से नितिन रहेजा से। दिलीप भट्ट, आपके मुताबिक कितनी सस्टेनेबल है ये तेजी, अगर इसमें सबसे ज्यादा बूस्ट एफआईआई से आ रहा है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अभी एक मोमेंटम बहुत अच्छा पिकअप हुआ है, काफी अच्छा टेलविंड है और खास करके एफआई का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। लेकिन ये एक सिंगल बिगेस्ट फैक्टर है जो मार्केट को बहुत अच्छी तरह से संभाल रहा है और मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है। वरना अगर आप अगर फंडामेंटल एनालिसिस करें तो अभी भी लगता है कि शायद इस लेवल पे प्योरली ऑन अ फंडामेंटल बेसिस सस्टेन होना बहुत मुश्किल है। और जहां शायद एफआई की जहां भी कमजोरी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ बाइंग, तो मुझे लगता है वहां पर मार्केट्स विल वंस अगेन स्टार्ट फ्लाउंडरिंग। बिल्कुल दिलीप जी, लेकिन अब निवेशक इस तरह के बाजार में मोटा मुनाफा कैसे कमाए, कहां निवेश करे? मुझे लगता है कि अगर ऑन अ सिलेक्टिव बेसिस, जिस तरह से आप लोग भी बात कर रहे थे कि मार्केट को देखना चाहिए, मुझे लगता है कि एक लार्सन एंड टुब्रो अभी भी काफी अच्छा स्कोप रखता है, क्योंकि कैपिटल गुड्स में ये अकेली कंपनी है जहां पर जिसके पास बैलेंस शीट है और फाइनेंशियल पोजीशंस आर सो गुड कि दे कैन एग्जीक्यूट टेक द ऑर्डर्स एंड एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। सो लार्सन एंड टुब्रो में अभी भी लग रहा है कि काफी अच्छा देखने को मिलेगा। विप्रो इज अनदर स्टॉक, मुझे लगता है अभी भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस आना बाकी है उसमें, दैट कैन डू इंटरेस्टिंगली वेरी वेल। फिर मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज को जरा देखना चाहिए, बिकॉज वो भी एक स्टॉक है जो अभी तक इतना परफॉर्म नहीं कर पाया लेकिन हैज अ गुड पोटेंशियल नाउ टू परफॉर्म फ्रॉम हियर ऑन। सो दीज 2-3 कंपनीज इन द फ्रंट लाइन अपीयर्स टू बी रीजनेबली गुड। एक एसबीआई को जरा फ्रॉम द करंट लेवल्स, मे बी आफ्टर द रिजल्ट्स वन शुड हैव अ लुक। नितिन, आपके पिक्स पर भी आते हैं, लेकिन उससे पहले आपने बहुत की पॉइंट यहाँ पर बताया था कि सस्टेनेबिलिटी पर एक सवाल है। मेरा आपसे सवाल है कि क्या फंडामेंटल्स में वाकई इतना बदलाव हुआ है जो इस तरह के एक इंक्रीज को जस्टिफाई करती है, और इलेक्शन पीरियड तक आप किस तरह का एक पूरा रिव्यू देख रहे हैं? देखिए, फंडामेंटल्स तो ओवरनाइट डेफिनेटली चेंज होते नहीं हैं, पर अगर आप देखने जाए तो जो इंक्रीमेंटल बैड न्यूज़ है वो अब घटती नज़र आ रही है। तो वो ऐसे लग रहा है कि जैसे बाज़ार वो बैड न्यूज़ सुन के ऊब चुका है और ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं हो रहा है जैसे कि ये बैड न्यूज़ आ रही है। पर और ये जो स्टेप्स लिए गए हैं और लिए जा रहे हैं
इनका इम्पैक्ट आगे जाके होगा और बाजार एक उम्मीद के बलबूते पे थोड़ा उन सबको डिस्काउंट करे जा रहा है। दूसरी एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, हमने देखी है कि अगर आप लास्ट ऑलमोस्ट 6-7 इलेक्शंस को एनालाइज करें तो हमने टिपिकली देखा है कि 6 महीने इलेक्शंस के पहले बाज़ार में एक रैली आती ही है। टिपिकली हमने देखा है ऑन एवरेज एनीवे बिटवीन 10 to 15% की रैली आती है। क्या ये वो रैली है कहना मुश्किल है, पर डेफिनेटली एक चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आती है कि एक उम्मीद के कारण बाज़ार में थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म रहता है। पर टर्न अराउंड ऑन अ फंडामेंटल बेसिस थोड़ा सा लंबा रहेगा। तो हमारा तो व्यू एक ही रहेगा कि इन्वेस्टर को अगर ये जो टर्मोइल के थ्रू अगर उसको सी थ्रू करना है तो वो उसको प्योर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच के हिसाब से चलना होगा इस बाजार में। बिल्कुल, आपने कहा जैसे कि प्योर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच यहाँ पे अपनानी चाहिए, तो क्या यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स को कंसिडर करना चाहिए क्योंकि आज तूफानी तेजी दिखाई दी बैंकिंग शेयरों में? हाँ, बेसिकली अगर आप बैंकिंग शेयरों में देखें तो एक बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म आ चुका था। अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स को देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा ही पेसिमिज्म के साथ पे चल रहा था। तो वहाँ पे जैसे ही थोड़े से नतीजे आने शुरू हुए तो वहाँ पे आपने एक रैली देखी। पर अभी भी हमारा जो व्यू है बैंकिंग क्षेत्र पे पॉजिटिव है। पर हमारा जो बायस है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ है और NBFCs की तरफ है। जी, अगर ओवरऑल एक व्यू ले रहेजा साहब 12 मंथ पर्सपेक्टिव के साथ, तो कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स आपके टॉप पिक्स रहेंगे? प्रीटी मच जैसे मैंने आपको कहा एक बॉटम अप अप्रोच की बहुत ज़रूरत है। तो उसमें हमें कहाँ मिड कैप IT नज़र आती है, कहाँ पे फार्मा है जहाँ पे वैल्यूएशंस अभी भी थोड़े इंटरेस्टिंग नज़र आते हैं, बैंकिंग है और कहीं पे कंज्यूमर कंपनीज भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो अगर आप बॉटम अप देखें तो जैसे दिलीप ने कहा L&T जैसी कंपनी नज़र आती है। ऑयल एंड गैस में है जहाँ पे अपस्ट्रीम ऑयल कंपनी है जैसे कि केन इंडिया है, रिलायंस है, वहाँ पे वैल्यू नज़र आता है। तो अक्रॉस आप देखें तो प्योरली बॉटम अप देखें तो एक प्योर एक सेक्टर पकड़ के नहीं कह सकते, पर इट कुड बी अक्रॉस अ लॉट ऑफ सेक्टर्स। जी, बस एक आखिरी सवाल आपसे रहेजा साहब, क्या ग्लोबल फैक्टर्स इस दिवाली पार्टी का मूड ख़राब कर सकती है? ख़ास करके अमेरिका में जो होने जा रहा है QE3 की चिंताएं बार बार ऊपर उभरते रहती है, वो कितना बड़ा एक स्पॉइलर हो सकता है? मेरे हिसाब से जब हमने ये एनालाइज किया कि द सिंगल मोस्ट फैक्टर जो इस रैली को ड्राइव कर रहा है वो है वर्चुअस ग्लोबल लिक्विडिटी, तो श्योरली वो एक बड़ा फैक्टर रहेगा। और अगर वहाँ पे आपको फिर से एक रिस्क ऑफ ट्रेड अगर नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ रिटेल पार्टिसिपेशन या लोकल पार्टिसिपेशन है, तो हम बहुत निर्भर है इस ग्लोबल फ्लोज पे। तो वो अगर रिस्क ऑफ ट्रेड फिर आ जाता है तो इस रैली को पंचर होना हाईली लाइकली है। चलिए, तो यानी इस बाजार में मुनाफा कमाने के कई तरीके हैं, बस आप यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए, यही हमारे जानकार यहाँ पर सुझा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। आगे बैंक की तेजी में बैंक शेयरों ने फूकी जान, कहां से आई तेजी देखेंगे आगे। और नए बैंक लाइसेंस के लिए ज्यादा कंपनियों वाले ग्रुप की होगी गहरी पड़ताल। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर इस ब्रेक के बाद। CNBC आवाज के दिवाली तोहफे में है आपके लिए कुछ खास। इस दिवाली किन स्टॉक्स में होगी कमाई? प्रॉपर्टी, सोना चांदी या फिर कमोडिटी में कैसे कर सकते हैं शुभ निवेश? CNBC आवाज प्रेजेंट्स दिवाली से दिवाली तक। इतना ही नहीं, कार्स, शॉपिंग और गैजेट्स में कहां है बेस्ट ऑफर्स? CNBC आवाज प्रेजेंट्स फेस्टिवल स्पेशल, सिर्फ CNBC आवाज पर।
बाजार के अलावा इकोनॉमी से भी अच्छी खबर आई है। सितंबर में देश के 8 कोर सेक्टर्स की ग्रोथ में सुधार देखने को मिला है। सितंबर में कोर सेक्टर की ग्रोथ 8% रही है, जो पिछले 11 महीने में सबसे ज्यादा है। खासतौर से क्रूड, स्टील और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का प्रदर्शन अच्छा रहा है। हालांकि साल दर साल कोर सेक्टर की ग्रोथ में 0.25% की कमी देखी जा रही है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कोर सेक्टर्स का 38% वेटेज होता है और सितंबर में क्रूड ऑयल आउटपुट 0.6% बढ़ा है। स्टील आउटपुट में 6.5 और इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट में 12.5% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। हालांकि कोल प्रोडक्शन, पेट्रोलियम, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स और सीमेंट प्रोडक्शन ग्रोथ में कमी आई है। नेचुरल गैस आउटपुट घटकर -14% हो गया है। बाजार की तेजी में आज बैंक शेयरों ने बड़ी भूमिका निभाई। दरअसल अब सरकारी बैंकों में टर्न अराउंड साफ नजर आ रहा है। आज बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और इलाहाबाद बैंक ने नतीजे पेश किए, जिसमें इनके एनपीए घटे हैं। नतीजों पर विस्तार से बात करते हैं अब सीएनबीसी टीवी 18 की एग्जीक्यूटिव एडिटर लता वेंकटेश से। लता, किस तरह की एक स्टोरी ये नंबर्स बताते हैं? जो एनपीए का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, क्या वो कम होते नजर आ रहा है? ये एक एनपीए के तौर पर टर्न अराउंड स्टोरी है। ये एक ग्रोथ स्टोरी नहीं है। अगर आप उनकी इनकम के ग्रोथ देखेंगे तो साधारण है। इलाहाबाद बैंक का कुछ 11% है, बैंक ऑफ बड़ौदा का सिर्फ 1% हायर इनकम है, बैंक ऑफ इंडिया का कुछ 15%, 11%। ये एक बड़ा सा ग्रोथ स्टोरी नहीं है, लेकिन ये क्वालिटी स्टोरी है। अब तक बैंक्स के जो एसेट्स हैं, जो लार्जली लोन्स हैं, और ये लोन्स में बहुत सारे डिफ़ॉल्ट्स नज़र आ रहे थे, वो डिफ़ॉल्ट के रफ्तार कम हो चुके हैं। अभी भी लोग डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं और हर क्वार्टर में एक एक्स्ट्रा 1000 करोड़ के डिफ़ॉल्टर्स आते ही हैं, लेकिन जो कि पिछले क्वार्टर में 2000 करोड़ का डिफ़ॉल्ट था। फॉर इंस्टेंस बैंक ऑफ इंडिया में ये क्वार्टर में उनका डिफ़ॉल्ट, लोन डिफ़ॉल्ट्स है 1400 करोड़। वैसा ही बैंक ऑफ बड़ौदा 1835 करोड़ था उनका फ्रेश बैड लोन्स, अब उनका फ्रेश बैड लोन्स है 1600 करोड़। तो हर एक बैंक में हमें ये देखने को मिलता है कि बैड लोन्स का रफ्तार कम होते जा रहा है, और हो सकता है कि आगे जाकर हम इवन इन एग्रीगेट टर्म्स ये बैड लोन्स को कम होते हुए नजर आते हुए देख सकते हैं। बिल्कुल। शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए लता। आगे बढ़ते हैं। नए बैंक खोलने का लाइसेंस देने की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी, लेकिन सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक स्क्रीनिंग कमेटी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन आवेदकों को लेकर है जिनका कारोबार कई सारे सेक्टर्स में फैला है। अब स्क्रीनिंग कमेटी इन अलग अलग कारोबार के बारे में पूरी जानकारी जुटाने में लगी है। बैंकों की किल्लत दूर करने के लिए सरकार ने भले ही नए बैंक खोलने का फैसला लिया हो, लेकिन नए बैंक खोलने का लाइसेंस किन किन लोगों को दिया जाए, इसका चयन करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। और इस चुनौती के पीछे वजह है आवेदकों का लंबा चौड़ा फैला कारोबार। सूत्रों के मुताबिक स्क्रीनिंग कमेटी ने आवेदकों से इस बात का पूरा ब्यौरा मांगा है कि उनके पास कितनी कंपनियां हैं, कंपनी का कारोबार क्या है, किस कंपनी में कितनी वोटिंग राइट है, मैनेजमेंट में कितनी भागीदारी है। दरअसल इन जानकारियों के सहारे स्क्रीनिंग कमेटी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जिसे बैंक लाइसेंस मिले वो अपने बाकी कारोबार को बैंक के जरिए नाजायज फायदा न पहुंचा सके। बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों की हर पहलू से जांच करना काफी मुश्किल काम है। सूत्रों की माने तो इसी वजह से स्क्रीनिंग कमेटी ने अभी तक किसी का नाम हाई लेवल कमेटी के पास नहीं भेजा है। ऐसे में 1 तारीख को होने वाली हाई लेवल कमेटी की बैठक में बैंक लाइसेंस के आवेदकों की छंटनी की प्रक्रिया ही तय की जाएगी। नए बैंक लाइसेंस के लिए 26 लोगों ने आवेदन किया है। इनमें से कई आवेदक ऐसे हैं जिनका कारोबार अलग अलग सेक्टर में फैला है और 100 से भी ज्यादा कंपनियां हैं। मसलन अनिल अंबानी और कुमार मंगलम बिरला का कारोबार टेलीकॉम, पावर, मीडिया और फाइनेंस सेक्टर में फैला है। इसी तरह टाटा ग्रुप ऑटो, पावर, स्टील, सॉफ्टवेयर में कारोबार करता है। आनंद महिंद्रा फाइनेंस, ऑटो, सॉफ्टवेयर सेक्टर में है, तो L&T फाइनेंस कैपिटल गुड्स और इंफ्रा सेक्टर में है। सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि नए बैंक लाइसेंस देने में इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि एक बैंक दूसरे का क्लोन न हो जाए। ऐसे में सिलेक्शन की प्रक्रिया और कड़ी होने की संभावना है। हालांकि सरकार की कोशिश है कि अगले साल जनवरी से नए लाइसेंस देने शुरू कर दिए जाएं। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और आगे फोकस होगा जिग्नेश शाह पर। एमसी एक्सपोर्ट से जिग्नेश शाह ने इस्तीफा दिया। पूरा अपडेट इस ब्रेक के बाद।
मार्केट रॉकेट जैसा ऊपर जाए, बिजनेस दिन दूना रात चौगुना चमक जाए, इन्वेस्टमेंट्स में प्रॉफिट का मीठापन घुल जाए और आपको वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा मिल जाए। बहुत सारा प्रॉफिट, बहुत सारी खुशहाली। CNBC आवाज की ओर से आप सभी को हैप्पी दिवाली। NSCL मामले में आज एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के फाउंडर चेयरमैन जिग्नेश शाह ने MCX के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। जिग्नेश शाह के मुताबिक उन्होंने FMC के कारण बताओ नोटिस का भी जवाब दे दिया है। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ है वीरेंद्र व्यास और आशीष वर्मा। वीरेंद्र, जिग्नेश ने इस्तीफा क्यों दिया, क्या कहा उन्होंने अपने पूरे एक बयान में? जी देखिए, जो 22 अक्टूबर की MCX की बोर्ड बैठक हुई थी, उसी बोर्ड बैठक में जिग्नेश शाह के ऊपर बोर्ड से इस्तीफा देने का दबाव था, लेकिन तब जिग्नेश शाह ने बोर्ड से और समय मांगा। उन्होंने ये कहा कि FMC ने जो उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा है उसका उन्हें जवाब देना है, और आज फाइनली उन्होंने इसका जवाब दे दिया। और इस जवाब देने के बाद जिग्नेश शाह ने जो MCX के बोर्ड के पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद जिग्नेश शाह ने ये कहा कि ये जो पूरा NSCL संकट हुआ है, इसके कारण उनकी 20 साल की मेहनत पर पानी फिर गया है, और NSCL संकट के कारण न सिर्फ उन्हें वित्तीय घाटा हुआ है बल्कि उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही जिग्नेश शाह ने यह भी कहा कि ये जो पूरा NSCL मामला हुआ है, इसके कारण शेयर होल्डर और जो निवेशक हैं उनके हितों का नुकसान ना हो, इसी कारण वो MCX के बोर्ड से इस्तीफा दे रहे हैं। बिल्कुल आशीष, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी कि MCX से जिग्नेश शाह के हटने के बाद किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, जैसे हम आपको लगातार रिपोर्ट करते ठीक उसी तरह से पूरा मामला पैन आउट होता आपको नजर आएगा, वैसे ही प्ले अप हो रहा है। 22 अक्टूबर को MCX की बैठक थी, तब हमने आपको रिपोर्ट करा था कि तमाम MCX के बोर्ड मेंबर्स ने जिग्नेश शाह से कहा था कि आप अपना इस्तीफा दे दीजिए। जब जिग्नेश शाह ने कुछ समय मांगा था कि फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया के रिप्लाई कर लें, तब तक के लिए आप हमें समय दें, और आज उसकी आखिरी दिन था। तो आज यहाँ पे फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया की रिपोर्ट सबमिट करी गई है, और उसके बाद जिग्नेश शाह ने अपना रेजिग्नेशन दिया है। ध्यान रखिए, FMC लगातार मेंटेन कर रहा है कि जिन प्रमोटर्स का मैनेजमेंट भी है, जिन प्रमोटर्स के पास, उन्हें हटना होगा, और इसलिए हम देख रहे थे लगातार MCX के बोर्ड पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जा रहा था। जहां तक इंपैक्ट की बात है, ध्यान रखें, लगातार प्रेशर था सरकार की तरफ से, FMC की तरफ से जिग्नेश शाह पे, और अब इस मूव के बाद सरकार MCX को रन करने की सिचुएशन में है। पूरी तरह से उनके पास अब MCX का कब्जा आ चुका है, क्योंकि MCX को माना जा रहा था कि ये क्लीन है, कोई लफड़ा नहीं है एक्सचेंज को लेकर, इसकी बुक्स पे जो कैश है उसमें कोई हेरफेर ना हो, इसीलिए जिग्नेश शाह को इस एक्सचेंज से हटाने की कोशिश की जा रही थी। एक और बात ध्यान रखिए, कमोडिटी ब्रोकिंग हाउसेस में प्रमोटर्स का 26% हिस्सा और इक्विटी ब्रोकिंग हाउसेस में 5% हिस्सा रखने की यहाँ पे मंजूरी है, लेकिन FTIL लेकिन जिग्नेश शाह की MCX में इसी के चलते करीब 26% के आसपास की हिस्सेदारी, और MCX में यहाँ पे लगातार FMC मेंटेन कर रहा है कि 15% से ज्यादा का स्टेक नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि शायद यहाँ पे जिग्नेश शाह को कुछ हिस्सा पेयर ऑफ करना पड़ सकता है MCX पे, और अब तो इसके बाद सिर्फ एक महज फाइनेंशियल इन्वेस्टर के तौर पे रहेंगे। जहां तक स्टॉक में रिएक्शन की बात है, FTIL का एक प्राइस पोजीशन था MCX, ऑब्वियसली हाथ से जाता हुआ नजर आएगा, स्टेक कम होगा। दिक्कत की बात, MCX क्योंकि अब क्लीन होता हुआ नजर आएगा, इस स्टॉक को यहां से फायदा होगा। बिल्कुल, शुक्रिया आशीष और वीरेंद्र सारी जानकारी के लिए। उधर जांच एजेंसी NSCL की जांच में तेजी ला रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आज मोहन इंडिया के दिल्ली, लखनऊ और करनाल के दफ्तरों में छानबीन की है। मोहन इंडिया ने कल ही 771 करोड़ चुकाने के लिए NSCL से एग्रीमेंट किया था। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को NK प्रोटीन के प्रमुख नीलेश पटेल की 4 नवंबर तक कस्टडी मिल गई। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक NSCL के सॉफ्टवेयर की जांच भी होगी। रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की राजनीतिक विरासत पर राजनीति तेज हो गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केवड़िया में देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की प्रतिमा की नींव रखी, लेकिन इस मौके पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस को ये बताना नहीं भूले कि सरदार पटेल की धर्मनिरपेक्षता वो नहीं थी जिसकी बात कांग्रेस करती है। पिछले दिनों ही मोदी के साथ अहमदाबाद में प्रधानमंत्री ने पटेल को सच्चा कांग्रेसी और सेक्युलर नेता बताया था। जवाबी हमले में मोदी ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति धर्मनिरपेक्षता नहीं है। सरदार साहब सेक्युलर थे, लेकिन उनको सोमनाथ का मंदिर बनाते हुए उनका सेक्युलरिज्म आड़े नहीं आया था। इस देश की अस्मिता को लेकर के चले, और इसलिए प्रधानमंत्री जी सरदार साहब के सेक्युलरिज्म का इस देश को समय की आवश्यकता है। हमें देश को सरदार साहब का सेक्युलरिज्म चाहिए, तो ये देश कभी बटेगा नहीं।
भारत एक हुआ। सरदार पटेल की जो प्रतिमा बनाई जा रही है वो 182 मीटर ऊंची होगी। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। इसे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण पर करीब 2000 करोड़ रुपए का खर्च आने की संभावना है। इस प्रतिमा का चेहरा नर्मदा बांध की तरफ होगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तर्ज पर इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम से जाना जाएगा। और खास बात ये थी कि इस मौके पर बीजेपी के अंदर की यूनिटी भी असरदार तरीके से नजर आ रही थी। मंच पर मोदी के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी मौजूद थे। वो अब मोदी के फैन बन चुके हैं। आज अगर नरेंद्र भाई मोदी ने ये संकल्प किया है कि यहां पर नर्मदा बांध के 3 किलोमीटर के साथ 3 किलोमीटर की दूरी पर और ऐसी एक प्रतिमा बनाई जाए इस महान देशभक्त की, जिस आकार की प्रतिमा विश्व भर में दूसरी कोई न हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की भिड़ंत और तेज हो गई है। मोदी और बीजेपी के तमाम आरोपों के बाद कांग्रेस ने भी उन पर जवाबी हमला किया। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी अजय माकन ने मोदी के हर दावे का जवाब दिया और कहा कि वो देश की बुनियाद को कमजोर करने में लगे हैं। मोदी जी ने सरदार पटेल की प्रतिमा की स्थापना के लिए आधारशिला रखी। एक तरफ तो सरदार पटेल की प्रतिमा की आधारशिला रखी जाती है और दूसरी तरफ श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और संघ परिवार के नेताओं के और उनके लोगों के द्वारा इसी राष्ट्र की आधारशिला के ऊपर लगातार प्रहार किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक सुधार में उठाया बड़ा कदम। अब आईएएस अधिकारियों के तबादले नहीं होंगे जल्दी। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। और वॉलमार्ट के रवैये से सरकार नाखुश, आनंद शर्मा ने बैठक रद्द की। पूरी डिटेल्स देखिए आगे। रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ बाजार। 5.25 लाख करोड़ से ज्यादा का हुआ कारोबार। ऑल टाइम हाई से बस अब चंद कदम की दूरी, लेकिन सेंसेक्स फ्यूचर ऑल टाइम हाई पर। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के एमडी और सीईओ जिग्नेश शाह ने एमसीएक्स के बोर्ड से दिया इस्तीफा। कहा एनएसईएल संकट के कारण 20 साल की मेहनत बेकार हुई। चुनाव सुधार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक सुधार के लिए लिया अहम फैसला। सरकार से कहा तय हो आईएएस अफसरों का कार्यकाल, ट्रांसफर की वजह भी लिखकर बताई जाए। दिवाली से पहले ट्रिपल बोनांजा, पेट्रोल करीब ₹1.5 सस्ता। स्टेट बैंक ने एफडी पर ब्याज दर बढ़ाए और हवाई किराए भी पिछले दिवाली से 50% तक सस्ते। नए बैंक लाइसेंस देने की प्रक्रिया कल से होगी शुरू। ज्यादा कंपनियों वाले ग्रुप की होगी गहरी पड़ताल। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। वॉलमार्ट के रवैये से सरकार नाखुश, आनंद शर्मा ने वॉलमार्ट के एशिया हेड स्कॉट प्राइस से बैठक रद्द की। नहीं देना चाहती और सफाई। इन दिनों हर बड़ा सुधार सुप्रीम कोर्ट करा रहा है। पहले चुनाव सुधार और अब एक बड़ा प्रशासनिक सुधार। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि अफसरों का कार्यकाल तय वक्त के लिए हो और जब उनका तबादला किया जाए तो उन्हें उसकी वजह भी लिखित में बताई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिविल सर्विसेज से आए अधिकारियों के तबादले और पदोन्नति के लिए हर राज्य और केंद्र 3 महीने में सिविल सर्विस बोर्ड गठित करे। कोर्ट ने कहा है कि अफसरों का तबादला तभी किया जा सकता है जब लिखित में कारण बताया जाए। हम आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी टीएसआर सुब्रमण्यम समेत 82 पूर्व नौकरशाहों ने नौकरशाही में सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से ऑफिसर्स कोई कदम नहीं उठा पाते हैं। सरकार से आज दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट को तगड़ा झटका लगा है। वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने वॉलमार्ट के एशिया हेड स्कॉट प्राइस के साथ अपनी बैठक कैंसिल कर दी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, इस बैठक को रद्द करने का क्या कारण बताया गया और क्या चल रहा है असल में?
देखिए, स्कॉट प्राइस के साथ होने वाली बैठक आखिरकार वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने क्यों अचानक रद्द कर दी, इसकी वजह जानने की हमने काफ़ी कोशिश की। वाणिज्य मंत्रालय के कई अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई तो मुझे ऐसे लगने लगा कि सरकार को लगता है कि अब ये बैठक या वॉलमार्ट से मिलना बहुत फायदेमंद नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों कई बैठकें हो चुकी हैं स्कॉट प्राइस के साथ। वाणिज्य मंत्री से वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों तक की बैठकें हो चुकी। हर बैठक में स्कॉट प्राइस कुछ नए मुद्दे को लेकर आते हैं, नई सफाई चाहते हैं एफडीआई पॉलिसी को लेकर, लेकिन सरकार को ये समझाने में नाकाम रहे अब तक कि आखिर वो चाहते क्या हैं, पूरी इस पॉलिसी में किस तरह का फेरबदल चाहते हैं। और सरकार साफ कर चुकी है कि सिर्फ एक कंपनी के लिए वो बहुत ज़्यादा नीतियों में बदलाव नहीं कर सकती है। इस बीच हमने देखा कि भारती के साथ उन्होंने काफ़ी पुराना रिश्ता तोड़ दिया, उसके बाद संबंध और बिगड़ने लगे। तो सरकार को ऐसा लगने लगा कि स्कॉट प्राइस कहीं ना कहीं भाव खा रहे हैं इस पूरे मामले में। यही वजह है कि वाणिज्य मंत्री ने स्कॉट प्राइस के साथ होने वाली बैठक को टाल दिया है। अब यही संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में अगर वॉलमार्ट की तरफ से पहला कदम, सकारात्मक कदम उठता है, तभी जाके सरकार कुछ अपना सकारात्मक संकेत देगी। बिल्कुल, शुक्रिया डिटेल्स के लिए लक्ष्मण। और इस साल दिवाली में पिछले साल से 50% तक कम हुआ हवाई किराया। कहां से कितने की मिल रही है टिकट, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। और धनतेरस से पहले सोने चांदी के दाम में भी भारी गिरावट, ऑफर्स के बारे में देखिए आगे। बिजनेस यज्ञ है, आपको स्वाहा करना है ताकि आपको तथास्तु मिले। स्वाहा का मतलब क्या है? आप भोग चढ़ा रहे हो देवता को, लेकिन देवता में अगर भूख ही नहीं है तो भोग का कोई वैल्यू नहीं है। आप सप्लाई करते रहोगे, कोई डिमांड ही नहीं है। तो पहले बात है कि देवता का भूख क्या है वो जानो। अगर भूख नहीं है तो भूख जागृत करो। भूख है लेकिन उनको इसके बारे में पता नहीं है तो उसका अवेयरनेस करो। तो एडवर्टाइजिंग की जरूरत होती है। दैट इज व्हाट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। सोने और चांदी में गिरावट बढ़ गई है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 30,000 रुपए के नीचे फिसल गया है, वहीं चांदी करीब 3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रही है। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका में QE जारी रखने के फैसले के बाद से गिरावट आई है। दरअसल फेडरल रिजर्व ने यह भी कहा था कि उसकी आर्थिक सेहत अब पहले के मुकाबले बेहतर हो रही है। इसी वजह से डॉलर में मजबूती आई है और सोने पर दबाव बढ़ गया है। धनतेरस का दिन सोने की खरीदारी के लिए शुभ माना जाता है। ज्वेलर्स और कस्टमर्स दोनों के लिए ये दिन काफी खास होता है। इस बार धनतेरस के मौके पर ज्वेलर्स बढ़िया ऑफर्स तो दे ही रहे हैं, लेकिन डिमांड और सप्लाई में अंतर की वजह से गोल्ड पर बढ़ते प्रीमियम से भी परेशान हैं। धनतेरस पर सोने की खूब खरीदारी होती है। कोई शगुन के तौर पर सोना खरीदता है तो कोई निवेश के लिए। इस बार ग्राहकों को खींचने के लिए ज्वेलर्स मेकिंग चार्जेस पर भारी छूट और अशॉर्ट गिफ्ट दे रहे हैं। पीसी ज्वेलर्स ने 50,000 रुपए के सोने के गहनों की खरीदारी पर आधा ग्राम सोने का सिक्का फ्री दे रहा है। साथ ही लकी ड्रॉ के जरिए स्कोडा कार जीतने का मौका भी है। लेकिन इस बार बाजार में सोने की किल्लत भी देखी जा रही है। ज्वेलर्स के मुताबिक त्योहार में डिमांड और सप्लाई में बढ़ते अंतर की वजह से गोल्ड पर प्रीमियम 2,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से भी ज्यादा हो गया है। बढ़े हुए प्रीमियम की वजह से धनतेरस के दिन सोने की कीमत 33,000 रुपए के पार जाने के आसार बन गए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि डिमांड को देखते हुए कि आगे धनतेरस और दिवाली तक रेट्स थोड़े से ऊपर ही रहने चाहिए, क्योंकि डिमांड काफ़ी है और सप्लाई उतना नहीं है। तो लग रहा है कि धनतेरस और दिवाली तक गोल्ड ऊपर रहेगा। सोने की किल्लत को पूरा करने के लिए अब ज्वेलर्स सिक्कों और गोल्ड बार्स के बजाय ज्वेलरी बेचने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। गोल्ड की जो बार है या कॉइन्स का डिमांड बिल्कुल नहीं है, और ये एज ए ज्वेलरी कंपनी हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि क्योंकि गवर्नमेंट का करंट अकाउंट डेफिसिट का प्रॉब्लम भी है, वो भी सॉल्व हो रहा है और ज्वेलरी का डिमांड बढ़ रहा है। डायमंड ज्वेलरी का डिमांड बढ़ रहा है और गोल्ड ज्वेलरी का डिमांड भी बढ़ रहा है। ज्वेलर्स को उम्मीद है कि शादियों के सीजन के सहारे धनतेरस के दिन पिछले साल जितनी बिक्री हो पाएगी। धनतेरस के मौके पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। पिछले साल तक लोग इस मौके पर निवेश के लिहाज से गोल्ड कॉइन्स और बार्स खरीदना ही पसंद कर रहे थे, लेकिन इस बार ये ट्रेंड बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार लोग ज्यादातर ज्वेलरी खरीदना ही पसंद कर रहे हैं। ज्वेलर्स के मुताबिक इस बार पिछले साल के मुकाबले गोल्ड कॉइन्स और बार्स की डिमांड 50% तक कम हो गई है। दीपाली नंदा, दिल्ली। और धनतेरस के शुभ मौके पर जानकारों से जानिए सोने में निवेश का मंत्र। इस साल कितना खरीदे सोना, सोने में निवेश का कौन सा विकल्प है सबसे अच्छा, कितना मिलेगा रिटर्न,
ये सब जानने के लिए देखिए हमारे खास पेशकश धनतेरस स्वर्ण कलश कल पूरे दिन सिर्फ CNBC आवाज पर। आज रात से पेट्रोल करीब ₹1.5 लीटर सस्ता हो जाएगा। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम घटा दिए हैं। रुपए में आई स्थिरता और क्रूड के दाम घटने के बाद 1 अक्टूबर को भी पेट्रोल करीब ₹3.5 लीटर सस्ता हुआ था, यानी महीने भर में पेट्रोल का भाव करीब ₹4 लीटर घट चुका है। इसके पहले जून से सितंबर के बीच पेट्रोल के दाम 7 बार बढ़े थे, जिसकी वजह से 1 लीटर पेट्रोल करीब ₹11 महंगा हो गया था। हालांकि पेट्रोल सस्ता करने के साथ साथ तेल कंपनियों ने डीजल 50 पैसे महंगा भी कर दिया है। सरकार ने तेल कंपनियों को अंडर रिकवरी घटाने के लिए डीजल के दाम में हर महीने 50 पैसे की बढ़ोतरी की छूट दी थी और इसी छूट के तहत डीजल के दाम धीरे धीरे लगातार बढ़ रहे हैं। और इस बार दिवाली पर हवाई सफर करने वालों के लिए राहत की खबर। पिछले साल दिवाली के मुकाबले इस बार दिवाली पर हवाई किराए 25 से 50% तक कम हुए हैं। जानकारों के मुताबिक डिमांड में कमी और सप्लाई बढ़ने की वजह से एयरलाइंस इस बार हवाई किरायों में मनमानी नहीं कर पा रही है। साथ ही सरकार की लगातार निगरानी का भी असर हवाई किरायों पर पड़ रहा है। दिवाली पर अगर आप हवाई सफर की योजना बना रहे हैं तो इस बार ये फैसला आपकी जेब पर बहुत भारी नहीं पड़ेगा। पिछले साल के मुकाबले एयरलाइंस ने दिवाली और इसके आसपास के दिनों में हवाई किरायों में बेतहाशा बढ़ोतरी नहीं की है। पिछले साल दिवाली पर आमतौर पर दिल्ली से मुंबई का रिटर्न टिकट 28 से 30 हजार रुपए में था, लेकिन इस बार इस रूट का अधिकतम रिटर्न टिकट 18.5 से 20 हजार तक है। इसी तरह दिल्ली से कोलकाता के लिए पिछले साल दिवाली के आसपास एयर टिकट 31,000 से 35,000 रुपए के बीच था। वहीं इस बार इस रूट का किराया 18.5 से 20,500 रुपए के बीच है। दिल्ली बंगलुरु और दिल्ली चेन्नई जैसे मेट्रो शहरों का किराया भी इसी रेंज में है। जानकारों का कहना है कि हवाई यात्रियों की संख्या में कमी की वजह से एयरलाइंस फिलहाल किराया बढ़ाने की हालत में नहीं है। बिजनेस ट्रैवलर है जो अभी भी लास्ट मोमेंट पे टिकट्स बाय करता है, परचेज करता है, और दिवाली के टाइम पे बिजनेस ट्रैवल नहीं होता, तो वो जो सेगमेंट जो एयरलाइन ने खाली रखी हुई थी अपनी सीटें, वो खाली हैं इस टाइम। तो इसलिए आपको लोअर फेयर में, या समझ लीजिए जो इस बैंड का सबसे लोएस्ट फेयर है, उस पर आपको सीट अवेलेबल मिल रही है। जानकारों के मुताबिक पिछले साल किंगफिशर बंद होने से दिवाली में डिमांड के मुकाबले सप्लाई काफी कम थी, और वो इसलिए क्योंकि किंगफिशर की घरेलू आसमान में 19% हिस्सेदारी थी। लेकिन इस बार हालात उलट हैं। एविएशन रेगुलेटर DGCA ने इस बार विंटर शेड्यूल में हर हफ्ते करीब 12,000 घरेलू उड़ानों को मंजूरी दी है, जो पिछले विंटर शेड्यूल के मुकाबले करीब 9% ज्यादा है। यानी इस बार डिमांड के मुकाबले सप्लाई ज्यादा है। इसके अलावा फेस्टिवल सीजन में हवाई किरायों में जबरदस्त बढ़ोतरी के ट्रेंड की वजह से इस बार DGCA एयरलाइंस के फेयर बैंड की सख्त निगरानी कर रहा है, जिसकी वजह से इस बार हवाई किराए आसमान पर नहीं हैं। अतुल मिश्रा, दिल्ली। और कल बाजार में लॉन्च होंगे एप्पल के नए आईफोन। कैसे हैं दोनों फोन, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। एप्पल के लेटेस्ट स्मार्टफोन्स आईफोन 5s और आईफोन 5C कल भारतीय बाजार में उतर जाएंगे। कैसे हैं ये फोन, आइए देखिए। एप्पल का आईफोन जब भी बाजार में आता है तूफान मचा देता है। दुनिया में शायद ही किसी फोन को खरीदने के लिए लाइन लगती हो, पर आईफोन के लॉन्च के वक्त ये नज़ारा आम है। अब जब कल भारतीय बाजार में नया आईफोन लॉन्च होगा तो ये कयास लगने लगे हैं कि इसको भारत में किस तरह का रिस्पांस मिलेगा। हालांकि दुनिया भर में आईफोन 5s को तो अच्छा रिस्पांस मिला है। लॉन्च के पहले हफ्ते में ही इसके 90 लाख यूनिट बिक गए, पर आईफोन 5C का रिस्पांस बेहद ठंडा रहा। दुनिया भर में आईफोन 5C को अब तक मुश्किल से ही खरीदार मिले हैं। अब बात इनके खास फीचर्स की। पहली बार आईफोन 3 रंगों में मिलेगा, जिसमें गोल्डन रंग भी शामिल है। आईफोन 5s में नया और तेज प्रोसेसर दिया गया है, साथ ही टच आईडी नाम का एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। वहीं आईफोन 5C के फीचर्स पुराने आईफोन 5 जैसे ही हैं, बस इस बार इसमें रंगों की बहार दी गई है। अब बात इन आईफोन्स के प्राइस की। उम्मीद के मुताबिक आईफोन 5s के दाम 50,000 के दाम को पार कर गए हैं। 16 GB के आईफोन 5s की कीमत है 53,500 रुपए, 32 GB की 62,500 रुपए और 64 GB के आईफोन 5s के दाम है 71,500 रुपए। वहीं एप्पल के दूसरे फोन आईफोन 5C के दाम 41,900 रुपए से शुरू होंगे। ये दोनों ही फोन्स रिलायंस और एयरटेल के नेटवर्क पर कुछ खास प्लान्स के साथ मिलेंगे, जिन्हें आप कल से एप्पल के ढेरों ऑथोराइज्ड रीसेलर्स के पास से खरीद सकते हैं। अभिषेक तेलंग, मुंबई।
और आवाज 9 में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।